ये देखकर वो नौकर घबरा गया और पकड़े जाने के डर से भागने लगा, लेकिन एक दूसरे नौकर ने फुर्ती दिखाई और उसे पकड़ लिया। इसके बाद मेरी अकल ठिकाने आई और फिर मैंने भी अपना कारोबार शुरू किया। इसमें भी उसने मेरी पूरी सहायता की। मेरे बाबा साहब पहले से ही उससे बड़े प्रभावित थे। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उन्होंने उसके पिता से मिलकर मेरी छोटी बहन का रिश्ता उसके साथ तय कर दिया। इस तरह हम अच्छे दोस्त से रिश्तेदार बन गए। इंसान के बुरे समय में कोई उसके साथ हो या ना हो, उसके अच्छे समय में उससे जलने वाले जरूर होते हैं। जब नारायण नौकरी के लिए भटक रहा था तो किसी को उसकी सुध नहीं थी। जब उसने अपनी दुकान शुरू की तो चूंकि वो हमारा मकान था तो मैं वहीं रहता था, तो सबको लगता था कि वो हमारा नौकर है। लेकिन इस रिश्ते के बाद उसके सारे जानने वालों के सीने पर सांप लौटने लगा। एक जमींदार परिवार में शादी, किसी को भरोसा ही नहीं हो रहा था। रही सही कसर मेरे बाबा साहब, उन्होंने वो घर नारायण जिसमें उन्होंने दुकान शुरू की थी उसके नाम कर दिया, पूरा का पूरा। महेंद्र जी सबको नारायण दीक्षित की कहानी सुनाते हैं। अपनी लगन और मेहनत से बड़े कम समय में नारायण ने दुकान जमा ली। कुछ गरीब विधवा औरतों के साथ कारखाना भी शुरू किया। शादी भी हो गई, जमीन उसे बतौर उपहार भी मिली। जलने वालों की संख्या भी बढ़ती जा रही थी, नुकसान भी पहुंचा रहे थे लोग। नारायण ये बात अच्छी तरह समझ रहा था। अपनी सूझबूझ से वो हर बार खुद को और अपने परिवार को बचा लेता। इसी तरह 10 साल बीत गए। वो 3 बच्चों शंकर, रेवती और देवकी का पिता बना। मेरी शादी हो गई थी और मैं भी 3 बच्चे विश्वेश, सुमेश और रमेश का पिता बना। हमारे बच्चे साथ ही बड़े होने लगे। हम दोनों ने न सिर्फ अपना व्यापार बढ़ाया बल्कि साथ ही एक अच्छा खासा नाम कमा चुके थे। वो हमेशा कहता था, पैसे अगर चले भी गए तो दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन इज्जत, अगर एक बार इज्जत चली गई तो फिर कितनी भी कोशिश कर लो दोबारा नहीं कमा सकते। इतने सालों तक नारायण ने अपनी समझदारी से अपने परिवार को हर मुसीबत से बचाया था, लेकिन होनी को कोई टाल ही नहीं पाया। उसके बड़े भाई को शादी के इतने सालों बाद भी कोई संतान नहीं हुई थी। उस पर से नारायण की तरक्की उसकी आंखों में चुभ रही थी। ऐसे में उसने अपने पिता को ढाल बनाया। उन्हें सामने करके कहा कि वो अपनी एक औलाद उसे दे दे। नारायण उसके मन में छिपे कपट को भली भांति जानता था, तो उसने कहा, बड़े भैया, बच्चे तो तीनों आपके ही हैं, जिसे चाहो ले जाओ। जैसे यहाँ रह रहे हैं वहां भी रह लेंगे, दोनों घरों में भेद थोड़ी है। लेकिन बड़े भैया, अगर ये बात पहले कहते तो सही रहता। वो क्या है कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपनी माता को पहचानते हैं। अगर अभी ले भी गए तो आपसे ताया ताई वाला ही भाव रखेगा, माता पिता का स्थान शायद ही दे पाए। इससे अच्छा तो आप किसी अनाथ आश्रम से कोई बच्चा गोद ले लीजिए। नारायण का इतना कहना था कि बड़े भैया गुस्से में लाल पीले हो गए। कहने लगे कि पैसों का घमंड है, तुम्हें बच्चे हैं और तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं है, इस बात पर अकड़ रहे हो। और न जाने क्या क्या कहा। पिताजी भी उनका साथ दे रहे थे। उनके चिल्लाने की वजह से मोहल्ले वाले भी जमा होने लगे। बात अगर यहीं तक रहती तो भी एक बात थी, लेकिन उन्होंने तो हंसुली उठाकर अपनी गर्दन पे रख ली और मरने की धमकी देने लगे। मजबूरन शंकर और देवकी जी को उनके साथ भेजना पड़ा। अब रेवती यहाँ अकेली हो गई। ये तीनों उसे हंसाने की कोशिश करते, उसके साथ खेलने लगती, लेकिन फिर उदास हो जाती। कुछ महीनों बाद कुसुम हुई, जिसे देखकर उसकी सारी उदासी दूर हुई। अब वो सारा समय यहीं बिताती। कुसुम की तो उसमें जान बसती थी। सारे बच्चे ढेर सारी मस्ती करते, शरारत करते। दूसरी तरफ बड़े भैया प्यार की वजह से तो बच्चों को लेकर गए नहीं थे, और ना ही भाभी को उनसे कोई लगाव था, बल्कि उनके हिसाब से तो वो उन दोनों के जीवन की कमी का मजाक थे। उन दोनों में से कोई भी उनसे प्यार से बात नहीं करता था। छोटी छोटी बातों पे उनकी पिटाई करते, उनसे दुनिया भर के काम करवाते। शंकर अब 9 साल का हो चुका था। अपने पिता के घर था तो विद्यालय जाता था, लेकिन ताया ताई ने तो कभी इस बात की जरूरत ही नहीं समझी। दोनों बच्चे अपने माँ बाप के पास जाने को कहते तो उनसे कहा जाता कि उनके माँ बाप को उनसे प्यार ही नहीं, इसीलिए यहाँ भेज दिया। वो तो सिर्फ रेवती को प्यार करते हैं, इसीलिए वो उनके साथ रहती है। कई बार शंकर ने अपने पिता को पत्र लिखा, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया, क्योंकि ताया ताई पत्र पोस्ट ही नहीं करते। अगर कभी नारायण उन्हें कोई पत्र लिखता तो पहुंचने नहीं देते। बड़े भैया अपनी तरफ से पत्र लिखकर उनके ठीक होने का समाचार उन्हें भेजते रहे। कभी कभी तो ये भी लिखते कि बच्चे विद्यालय में अव्वल आते। संतोष कर लेते भाई साहब, लेकिन वो बच्चे ये सब कुछ क्या समझते। धीरे धीरे अनजाने में ही दोनों बच्चे अपने माँ बाप से और अपनी बहन से नफरत करने लगे। नारायण शादी के बाद से अपने पिता और बड़े भाई के बहाने से कुछ कुछ पैसे भेजता, क्योंकि वो जानता था कि उसकी तरक्की उनकी आंखों में खटक रही है। बच्चों के जाने के बाद से पैसे थोड़े ज्यादा भेजता, लेकिन वो इस बात से अनजान था कि इन पैसों के लिए ही तो उसके बड़े भाई साहब ने सारा ड्रामा किया है। वो उन बच्चों के बहाने उसकी जायदाद हड़पना चाहते थे। 5 साल बीत गए। इन सालों में जब भी नारायण ने बच्चों से मिलने की कोई इच्छा रखी,
बड़े भैया ने हमेशा कोई ना कोई बहाना बना के टाल दिया। एक बार तो उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि वो और उनकी परवरिश की तौहीन कर रहे हैं, इसीलिए आना चाहते हैं। हार कर उसको चुप रहना पड़ा। एक दिन उसने अपने पिता की मृत्यु का समाचार पाया। नारायण अपने कारोबार की वजह से जैसलमेर में और बड़े भैया कलकत्ते में रहते थे, लेकिन पिताजी अपने जीवन का आखिरी समय अपनी जन्मभूमि में बिताना चाहते थे, तो वो अपने गांव में ही रहते थे। वहीं उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ली। उनके अंतिम संस्कार में नारायण परिवार के साथ हम भी गए थे। वहीं पूरे 5 साल 4 महीने 18 दिन बाद नारायण अपने बच्चों से मिला। नफरत की आग में झुलसते, तमाम बुरी आदतों के साथ बददिमाग बदतमीज बच्चे। उन्हें देखकर नारायण का खून खौल उठा, लेकिन उसने किसी तरह खुद को जब्त किया और अपने पिता का श्राद्ध किया। उसके बाद वो अपने बच्चों को लेकर जाने लगा, लेकिन बड़े भैया ने वहां भी खूब तमाशा किया। बात पंचायत पहुंची। जब पंच परमेश्वर ने बच्चों से माँ बाप और ताया ताई के बारे में पूछा, तो अपने तरीके से उन्होंने सच कहा, यानी ताया ताई के जुल्म और माता पिता का मुंह फेर लेना। ये सुनकर नारायण की हालत खराब हो गई। उसने पंचायत को बड़े भाई की चिट्ठियां दिखाई, जिसमें पंचायत ने फैसला उसके हक में सुनाया। लेकिन बड़े भैया नहीं माने और इतने दिन बच्चों को रखने के एवज में उसकी काफी सारी जायदाद मांगी। नारायण के लिए बच्चों से बढ़कर कभी भी कुछ नहीं था। बिना सोचे उसने दे दिया। जैसलमेर वापस आकर उसने बच्चों की पढ़ाई शुरू करवाई। सब तरह से उनका ध्यान रखने की कोशिश की, उनका दिल जीतने की कोशिश की, विश्वास दिलाने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार। रेवती भी हर तरह से उनका ख्याल रखती, लेकिन वो भी नाकाम थी। शंकर ने उसका यहाँ आना जाना ही बंद करवा दिया। वो रोज नए नए तरीकों से उसको परेशान करने लगा, क्योंकि उन्हें लगता था कि उसकी वजह से उसके माँ बाबा ने उसे घर से निकाल दिया। रेवती एक बड़ी समझदार और सुलझी हुई लड़की थी, बड़ी बड़ी सहनशील थी। वो उन्हें उनके दर्द के साथ समझती थी, इसीलिए चुप रहती और सब सहती, उनका ख्याल रखती, जिससे वो लोग उसे बेवकूफ समझते। एक दिन नारायण जल्दी घर आ गया। उस वक्त भी वो लोग उसे परेशान कर रहे थे। नारायण ने कारण पूछा तो शंकर ने ढिठाई से कहा, क्या हुआ? दर्द हो रहा है जब आपकी इकलौती बेटी को चोट लगी, लेकिन एक बार भी आपने हमारे बारे में सोचा था हमें कैसा लगता होगा जब हमें रोज ये सब झेलना पड़ता था? नारायण समझ गया कि अब वो इस नफरत को कभी नहीं मिटा पाएगा, लेकिन उसने रेवती को इस जुल्म से आजाद करने का फैसला कर दिया और उसे मुंबई के एक महिला छात्रावास में भेज दिया। अब तक उसका व्यापार कई शहरों में फैल चुका था, तो अक्सर उसे बाहर रहना पड़ता। शंकर अब उम्र के उस पड़ाव पर था कि थोड़ी सी भूल की भारी कीमत चुकानी पड़ती। उस पर उसका बगावती रवैया। नारायण उसे भी अपने साथ रखने लगा, लेकिन शंकर तो जैसे कसम खाकर बैठा था कि अपने पिता से बदला लेगा और उन्हें दाने दाने को मोहताज करेगा। जब भी वो किसी मीटिंग में होते और अगर उन्हें डील पसंद आती तो शंकर सबके सामने ना बोल देता, और अगर वो ना बोलता तो वो हाँ कह देता और सबके सामने बहस शुरू करता। उन्हें चिढ़ाने के लिए जानबूझकर उनके सामने सिगरेट पीता, शराब पीता। तंग आकर एक दिन उन्होंने उसे बेदखल कर दिया। व्यापार में तो लोग ऐसे मौकों की तलाश में रहते हैं। नारायण के एक प्रतिद्वंदी ने इस मौके का फायदा उठाया और शंकर से हाथ मिलाया। अब शंकर का एक ही मकसद था, नारायण दीक्षित की बर्बादी। नारायण भी होशियार था। उसने अपने दम पर ये मुकाम हासिल किया था। उसे व्यापार के सारे हथकंडे अच्छी तरह से मालूम थे। उसके सामने उनकी सारी योजनाएं नाकाम हो जाती। अब तक रेवती की भी पढ़ाई पूरी हो गई थी और उसने भी अपने पिता की मदद करना शुरू कर दिया था। इसी बीच उसकी शादी जवाईसा से तय हो गई। नारायण को जवाईसा का जुझारू स्वभाव, ईमानदारी, काम के प्रति लगन और साफ बात करना पसंद था। चूंकि दोनों साथ ही पढ़े थे, इसलिए शंकर को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन नारायण अपने फैसले पर टिके रहे, जिससे उसके गुस्से को भड़काने का ही काम हुआ। मिस्टर शर्मा, अरे अरे बच्चों, समय तो देखो कितनी देर हो गई है। देखो काका सा की तबीयत भी ठीक नहीं है, बाकी बातें बाद में करेंगे, अभी उन्हें आराम करने दो। मिस्टर शर्मा के इतना कहते ही सबका ध्यान टूटा। मिस्टर मित्तल ने भी उनकी बातों से सहमति जताई और सबको खाने के लिए कहने लगे। उनकी बात सुनकर सारे बच्चे और महिलाएं उठकर चले गए। महेंद्र जी उनके इस बर्ताव से नाखुश थे, लेकिन वो और बाकी कोई भी कुछ नहीं कह सकता था जब तक कि मिस्टर शर्मा तैयार नहीं होते। रात के 1:30 बज चुके थे। सब अपने कमरों में सो चुके थे, सिवाय कुछ खास लोगों के। आरजू ईशानी के कमरे में उसके बगल के बिस्तर पे लेटी हुई थी। ईशानी तो सो चुकी थी, लेकिन उसे बार बार सब कुछ याद आ रहा था। रेहान के साथ डांस करना, गिरना, फिर रेहान का उस पर चिल्लाना, उसका हर एक शब्द। आरजू यही सब सोच रही थी। उसकी आंखों में 2 बूंद आंसू आ गए, लेकिन उन्हें उसने रोक लिया। तभी उसे खिड़की के पास कुछ आवाजें सुनाई दी। वो उस तरफ बढ़ी। अब आवाजें ज्यादा साफ हो गई थी। पक्की खबर है ना, वो नारायण का वारिस यही है।
हाँ हुक्म, हमने खुद देखा है और सुना है, वो रेवती बाईसा का ही बेटा है। अभी ही सही समय है हुक्म, अभी सब सो रहे हैं, इसी वक्त उसे रास्ते से हटा देते हैं। सुबह जब सबको पता चलेगा तो इल्जाम आएगा इस राठौड़ पर, और फिर एक ही झटके में हमारे दोनों दुश्मन रास्ते से हट जाएंगे। माधव, तुमने बहुत अच्छा काम किया, हमें यहाँ बुला लिया। तुम्हें तुम्हारा इनाम। तभी चाकू से किसी के मारने की आवाज आई। उस आदमी ने देखा तो सामने आरजू हाथ में फल काटने का चाकू लिए खड़ी थी और माधव नीचे पड़ा तड़प रहा था। तभी एक दूसरे आदमी ने उस पर हमला किया, लेकिन आरजू ने उसका हाथ भी हवा में पकड़ लिया और घूमकर उसके गले में भी चाकू से हमला किया। लेकिन एक तीसरे आदमी ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और चाकू छीन लिया। आरजू ने अपने पैरों से दूसरे आदमी की टांगों के बीच में कस के मारा, जिससे वो वहीं जमीन पर बैठ गया। अब उसने तीसरे आदमी की कलाई पकड़ी और जोर से घुमाया और 2-3 पंचेस उसके मुंह पे मारे। पंचेस इतने जबरदस्त थे कि उस आदमी के नाक और मुंह से खून निकलने लगा और चक्कर खाकर वो वहीं बैठ गया। अब की बार बाकी बचे दोनों लोग उसकी तरफ बढ़े। उन्होंने एक साथ उस पर हमला किया, लेकिन वो फुर्ती से नीचे झुक गई और भागकर उनके पीछे चली गई। उधर उसके हटने से उन दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा गए। इससे पहले कि वो संभल पाते, आरजू वहां रखे एक टेबल के ऊपर अपना एक पैर रखकर कूदी और अपनी दोनों हथेलियों को पकड़कर एक मुट्ठी जैसा बनाकर एक आदमी के सिर पर जोर से मारा, जिससे वो बेहोश हो गया। जहां एक तरफ ये सब हो रहा था, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग आरव और रेहान के कमरे में भी घुसे, क्योंकि दोनों एक ही कमरे में थे और अब भी जाग रहे थे। रेहान आरजू के बारे में और आरव ईशानी के ख्यालों में था, इसीलिए वो जल्दी ही संभल गए। हमला करने वाले कुल 10 लोग थे, जो कमरे में लगी 3 अलग अलग खिड़कियों से अंदर आए। आरव ने पास रखे एक पीतल के गुलदान से उनमें से एक के सिर पर मारा, जिससे वो वहीं बेहोश हो गया। तब तक एक दूसरे आदमी ने पीछे से उसे मुक्का मारा। आरव ने भी घूमकर उसे एक जमा दिया। तब तक एक और आदमी ने उस पर हमला किया, जिसे उसने अपने हाथों से काटा और फिर उसके हाथ को अपने दोनों हाथों में फंसाकर ऐसा मोड़ा कि वो एक झटके में टूट गया। फिर उसने तुरंत ही अपनी कोहनी से दूसरे बंदे की नाक पर मारा। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि उस आदमी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उसकी नाक टूट गई और वो झटके की वजह से नीचे गिर गया। अब बाकी दोनों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। जब आरव इन लोगों से उलझ रहा था, उसी समय रेहान ने टेबल पर रखे एक शोपीस से कुछ कंचे निकालकर एक खिड़की की तरफ फेंक दिए, जिससे उस खिड़की से आने वाले लोग फिसल कर गिर गए। उन्हें दोबारा उठने में काफी समय लगा। इसी बीच रेहान ने दूसरी खिड़की पर मोर्चा संभाल लिया। उसने भी पहले आदमी के सिर पर गुलदान मारकर उसे बेहोश कर दिया और इससे पहले कि दूसरा आदमी कुछ कर पाता, उसने उसे पकड़कर उसके पैरों में पैर फंसाकर उसे गिरा दिया और खुद उछलकर उसकी पीठ पर खड़ा हो गया। और वहीं से उसने तीसरे बंदे की पिटाई शुरू कर दी। उसके बार बार उछलने से उस बंदे की हालत खराब हो गई। इधर मौका पाकर रेहान ने एक आदमी को अपने हाथों से उठाकर खिड़की के बाहर फेंक दिया। अब तक कंचों पर गिरे लोग भी खड़े हो गए थे। उनमें से 2 ने आरव और 1 ने रेहान पे हमला कर दिया। अब कमरे में कुल 4 सलामत गुंडे थे, तो रेहान और आरव ने एक दूसरे को आंखों में इशारा किया और दोनों कमरों में इधर उधर भागने लगे और वो गुंडे उनके पीछे। भागते भागते वो एक सर्कल बना रहे थे, जो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था और अंत में वो लोग अचानक से रुक गए। अब तक वो चारों एक जगह इकट्ठा हो चुके थे। वो उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े, लेकिन वो एक बड़े से पर्दे में, जो रस्सी की तरह उनके चारों ओर लिपटा था, बन चुके थे। रेहान और आरव ने उनके हाथ, पैर और दूसरे पर्दों में और चादरों में बांधकर उनके मुंह पर टेप चिपका दिया। इससे पहले कि वो पुलिस को फोन कर पाते, उन्हें बाहर से आवाजें सुनाई दी। किसी और खतरे की आशंका से वो बाहर भागे। इधर आरजू अब 5वें आदमी से लड़ रही थी और उसके वार इतने मजबूत थे कि 2 ही मिनट में वो भी चित हो गया। अब तक वो बंदा जिसके पैरों में आरजू ने मारा था, वो संभल गया था और उसने आरजू पर हमला कर दिया, लेकिन आरजू ने उसका एक हाथ पकड़ा और घूमकर उसके पीछे चली गई और झटके से उसके दोनों हाथों को पकड़कर पीछे 90 डिग्री घुमा दिया और फिर उसे जोर से धक्का दे दिया, जिससे वो जाकर सामने रखे टेबल से टकरा गया और उस पर रखा गुलदान नीचे गिर गया, जिसकी आवाज आरव और रेहान को सुनाई दी और वो बाहर भागे। इधर शोर सुनकर अब तक बाकी घर वाले भी जाग गए थे और वो भी आरजू के पास पहुंच गए। आरजू ने जब रेहान को देखा तो वो दौड़कर जाकर उससे लिपट गई। आरव, रेहान, मिस्टर मित्तल और मिस्टर शर्मा ने जब उसे शांत करने की कोशिश की तो उसने उन्हें वो सब कुछ बताया जो उसने सुना था। उसकी बात सुनकर सब हैरान रह गए। रेहान ने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उससे प्यार से कहा, अरे पागल, तेरे रहते मुझे कुछ हो सकता है क्या? तू ही तो हमेशा कहती है ना कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, और इसीलिए तू चाहे मेरा सिर फोड़े या मेरी हड्डी तोड़े, लेकिन कोई और तेरे बेस्टी को छू नहीं सकता, है ना? आरजू ने उसकी बात सुनकर अपना सिर हिलाया और फिर उससे लिपट गई। रेहान भी उसका सिर सहलाकर उसे शांत करने लगा। उनकी दोस्ती देखकर सबकी आंखों में खुशी के आंसू थे। तभी एक आवाज के साथ उनका ध्यान टूटा। ये काफी नहीं है। महेंद्र जी रमेश जी के साथ आए। उन्होंने एक बार उन तीनों को देखा, फिर मिस्टर शर्मा से कहा, आप जानते हैं जवाई साहब, बिजनेस में आपके और नारायण के कितने दुश्मन हैं? वो सब इन बच्चों को भी निशाना बना सकते हैं। माना बच्चे साहसी हैं, चतुर हैं, लेकिन अब तक आज हमला करने वाले सभी जीवित हैं। आप जानते हैं अगली बार का हमला असली भी हो सकता है, और ये बच्चे अभी उस तरह के हमले के लिए तैयार नहीं हैं, खासकर जब दुश्मन। मिस्टर शर्मा, बच्चों, रात बहुत हो चुकी है और अब आप सब थक गए होंगे। कमरे में जाइए और आराम कीजिए। आरव, लेकिन पापा?
अगली बार का हमला असली हो सकता है का मतलब? रमेश जी, हाँ बच्चों, ये हमला हमने ही करवाया था ताकि आपकी क्षमता जान सके। शाम को बाबा साहब ने बताया था ना कि आपके नाना जी के बिजनेस में कई दुश्मन थे। हमें जानकारी मिली है कि वो आप तीनों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, तीनों एक साथ। तो हम पुलिस की हेल्प क्यों नहीं लेते? विश्वेश जी, कल से आपकी ट्रेनिंग शुरू हो रही है। सुबह 5 बजे तैयार रहिएगा। फिलहाल के लिए आराम कीजिए। कुछ घंटों पहले महेंद्र जी के कमरे में सुमेश जी, विश्वेश जी, रमेश जी, मिस्टर शर्मा और मिस्टर मित्तल बैठे थे। महेंद्र जी बेड पर लेटे थे। माफ करना जमाई साहब, इस उम्र में ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। खैर बताइए, आप सब यहाँ हैं, इसके बारे में किसी को पता तो नहीं है ना? काका सा ने जब पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके बारे में किसी को पता नहीं है। तब महेंद्र जी ने कहा, आप तो सब जानते हैं, फिर भी इतनी आसानी से यहाँ चले आए। मिस्टर मित्तल, वैसे तो इतने साल चाचा जी के साथ रहने और फिर इस बिजनेस में रहने के बाद आदमी की थोड़ी पहचान तो हो ही जाती है। और वैसे भी देहरादून में भाई साहब से मिलने के बाद मैंने अपनी तरफ से आप सबके बारे में जांच पड़ताल की थी। माफ कीजिएगा, लेकिन बात हमारे बच्चों की सुरक्षा की थी, इसलिए जरूरी था। विश्वेश जी, माफ करिएगा कुंवर साहब, जवाई साहब को अपना दोस्त कहते हैं। रेहान साहब के लिए आप पर भरोसा करते हैं, लेकिन उनके लिए आपका व्यवहार। मिस्टर शर्मा, माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन मैं रमेश के लिए कुछ भी नहीं सुन सकता। हालातों की वजह से मैं रेहान को कभी वो प्यार नहीं दे पाया जिसका वो हकदार है, लेकिन रमेश और भाभी ने उसे कभी कोई कमी नहीं होने दी। अपने बेटे से भी ज्यादा प्यार करते हैं वो मेरे रेहान से।